हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवित अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका मोटिवेशन के बारे में है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 4 थ्योरी कवर करेंगे। इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, एल्ड्रेफर की जो है ईआरजी थ्योरी, और एक थ्योरी और है गोल सेटिंग थ्योरी, या इसे कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एडविन लॉक की कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे गोल सेटिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों थ्योरी को हम इसमें कवर करेंगे। और भी थ्योरी हैं जो आगे वाले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल थ्योरीज की। मोटिवेशन क्या होता है पूरा समझाया आपको पहले लेक्चर में। यहाँ पर मोटिवेशन थ्योरी, इसमें इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंसेंटिव, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा इंसेंटिव आप दे दीजिए तो वो अच्छा काम करने लगता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहा जाए कि अगर आप एक एफडी करवाएंगे, हर 1 लाख रुपए पे आपको 1000 रुपये मिलेंगे, तो अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी करवाएंगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो सोचिए आप कितनी मेहनत करेंगे एफडी करवाने के लिए, राइट। तो इंसेंटिव इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अ रिवार्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल इज प्रेजेंटेड आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन एक्शन, दैट इज बिहेवियर, विद द इंटेंट टू कॉज द बिहेवियर टू अकर अगेन। तो एक रिवार्ड आपको दिया जाता है, किस वजह से? क्योंकि आपने कोई सर्टेन एक्शन किया हुआ है, आपने कोई ऐसा व्यवहार बिहेवियर दिया हुआ है जो कि जिसकी वजह से आपको रिवार्ड मिला है। आपको रिवार्ड इसलिए दिया गया है ताकि उस बिहेवियर को आप दोबारा से कर सकें। जैसे आपने अपने ब्रांच का टारगेट अचीव किया, बदले में आपको अप्रिसिएशन दिया गया। उस अप्रिसिएशन की वजह से उम्मीद की जाती है कि आप जो है टारगेट को फिर से अचीव करेंगे। दिस इज डन बाय एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव मीनिंग टू द बिहेवियर। ये कैसे किया जाता है? आपके बिहेवियर को पॉजिटिव मीनिंग दी जाती है, आप अच्छा काम करें, इसकी बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और इसमें स्टडी बताती है, स्टडीज शोज दैट इफ अ पर्सन रिसीव द रिवार्ड इमीडिएटली, अगर किसी को रिवार्ड तुरंत मिल जाए तो उसके मायने अलग होते हैं देन की जो है उसको अगर देर से रिवार्ड मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रिवार्ड की वैल्यू, रिवार्ड का महत्व उस व्यक्ति के लिए कम होता जाता है। रिपीटेटिव एक्शन और रिवार्ड कंबाइंड कैन कॉज द एक्शन टू बिकम अ हैबिट। मतलब कोई एक्शन बार बार किया जाए किसी के द्वारा और उसके बदले में उसे रिवार्ड बार बार मिले तो वो एक हैबिट में बदल जाता है। जैसे कोई डॉग है, आप उसको गेंद फेंकते हैं, वो गेंद उठा करके लाता है, आप उतने बदले में उसको बिस्किट देते हैं। अगर ये काम बार बार आप करते रहें, वो गेंद उठा कर लाए, आप उसको बिस्किट खिलाएं, तो क्या होगा? ये एक हैबिट में बदल जाएगा। मोटिवेशन जो है 2 सोर्सेज से आता है, इनर सेल्फ से जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और दूसरा अदर पीपल से जिसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं, राइट। उसके बाद में अगर आप प्रॉपर बात करें कि प्रॉपर मोटिवेशन अगर इम्प्लीमेंट करने की, प्रॉपर मोटिवेशनल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, देन की बात कर लेना इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है। स्टीवन कर के हिसाब से अगर आपने एक रिवार्ड सिस्टम बनाया हुआ है और आपने रिवार्ड ए को दिया, ठीक है, यू गिव अ रिवार्ड टू ए वाइल होपिंग फॉर बी, आपने ए काम के लिए भी रिवार्ड दे दिया जबकि आप उम्मीद कर रहे थे कि वो बी काम करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि एक हार्मफुल इफेक्ट इसका जनरेट होगा जो कि आपके गोल को बर्बाद कर देगा। जैसे मान लीजिए ए एम्प्लॉय है, उसको आपने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया, लेकिन बदले में बी, सी, डी और ई जो और एम्प्लॉय हैं सब नाराज हो गए, तो पहले बी, सी, डी जितना काम करते थे उतना भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये भी एक जो है दिक्कत होती है अपने आप में, ठीक है। फिर आती है मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की, उसकी बात करेंगे। इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को फिर से देख लेते हैं। तो ठीक है, अगर आपको कोई रिवार्ड दिया जाता है, चाहे वो टेंजिबल छूने वाला हो, इंटेंजिबल ना छुआ जा सके, तो वो जो है आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है, और रिवार्ड इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उस बिहेवियर को दोबारा करें, ठीक है। इसके लिए स्टडी बताती हैं कि अगर जो है रिवार्ड आपको इमीडिएटली मिल जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है, ठीक है, और देर से मिलता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। रिपीटेटिव एक्शन और रिवार्ड जो है अगर कंबाइंड कर दिया जाए, कोई एक्शन बार बार किया जाए और उसके लिए रिवार्ड बार बार मिले, तो ये एक आदत में बदल जाता है। आप सुबह लेट उठते हैं, दो थप्पड़ आपको रोज़ मारे जाते हैं हर दिन लेट उठते हैं, हर दिन थप्पड़ मारे जाते हैं, तो ये एक हैबिट में बदल जाएगा। मोटिवेशन जो है 2 सोर्सेस आता है, इनर सेल्फ से जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और अदर पीपल या एनवायरनमेंट से जिसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशनल टेक्निक्स को जो है इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसी बात को स्टीवन कर बोलते हैं कि मान लीजिए आपने एक जो है इनाम वाला सिस्टम बनाया है, रिवार्ड वाला सिस्टम बनाया हुआ है। स्टीवन कर बोलते हैं कि अगर आपने एक रिवार्ड सिस्टम बनाया है और उसमें आपने रिवार्ड ए को दे दिया, ठीक है, जबकि आप होप कर रहे थे बी के लिए, तो इस प्रोसेस में आपने एक गड़बड़ कर दी कि जो है जिससे कि आपकी गोल जो है पूरा का पूरा बर्बादी की तरफ जा सकता है। मैंने आपको समझाया कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सिर्फ ए को बना देने से बी, सी और डी नाराज हो गए, जितना काम कर रहे तो उतना भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर आती है फ्रेंड्स आपकी दूसरी थ्योरी, जिसे हम कहते हैं मैस्लो की
नीड हायरार्की थ्योरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ये अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई थी। दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है अपने आप में। इनको अब्राहम मैस्लो को मेनली जाना जाता है उनकी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के लिए। थ्योरी को समराइज किया गया है नीचे के फिगर में, देख लेते हैं चित्र में। तो यहाँ पर है, देखिए आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, वाटर, एयर और रेस्ट है। फिर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है। फिर लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें आपका रोटी, कपड़ा और मकान आता है। इसमें सिक्योरिटी आती है, आप सेफ्टी चाहते हैं, पहले रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी करते हैं। फिर आप सिक्योरिटी चाहते हैं, जहाँ आप रहते हैं सुरक्षित रहें। फिर आप सामाजिक होना चाहते हैं, लव और बिलोंगिंग की फीलिंग चाहते हैं। ये सारी नीड पूरी हो जाती है तो सेल्फ स्टीम, आप थोड़ा सा अपना भौकाल बनाना चाहते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में वाकई। ठीक है, तो ये दोनों नीड आपकी फिजियोलॉजिकल नीड में आती हैं, सिक्योरिटी और फूड एंड वाटर, और ये भी फिजियोलॉजिकल में ही आती है, और ये सेल्फ फुलफिलमेंट में आती है। ओके, तो ये हो गई कुल मिला करके मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड की कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। ये नीड ये बोलती है कि पहले आदमी अपनी बेसिक नीड पूरी करता है, फिर जाकर के आगे की नीड को वो पूरा करना चाहता है। तो पहले हम ये नीड पूरी करेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान हो जाए, तब सुरक्षा की बात करते हैं। जब सुरक्षा हो जाएगी तब हम सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी बनाना चाहते हैं, और तब जाके सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक इनकी कमी भी है एक तरह से। ठीक है, तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड क्या कहती है? ह्यूमन बीइंग हैव वांट्स एंड डिजायर व्हिच इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। तो लोगों, मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, और वही उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, केवल अनसेटिस्फाइड जो नीड होती हैं वही आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सेटिस्फाइड नीड जो है आपकी ज़रूरतों को, मतलब आपके व्यवहार को प्रभावित नहीं करती, आपको मोटिवेट नहीं करती हैं। ऐसे समझ लीजिए, जो ज़रूरतें नहीं पूरी हैं, अगर मेरे पास में कार नहीं है तो मैं कार लेने के लिए जो है मोटिवेटेड फील करूंगा, अगर बाइक है तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है। सिंस नीड्स आर मैनी, चूँकि ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं, इसलिए उनको एक ऑर्डर में, एक हायरार्की में रखना ठीक रहेगा। बेसिक से लेकर के कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। पर्सन एडवांसेज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड ओनली आफ्टर लोअर लेवल नीड इज एट लीस्ट मिनिमम सेटिस्फाइड। अब ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड एज्यूम करती है कि आदमी अगले लेवल की नीड की तरफ तभी बढ़ता है, नेक्स्ट लेवल तभी बढ़ता है जब उसकी लोअर लेवल की जो नीड है वो कम से कम मिनिमम पूरी हो चुकी हो, मिनिमलिस्टिकली सेटिस्फाइड हो, तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये एक कमी भी है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की, ये एक कमी भी है अपने आप में। द फर्दर द प्रोग्रेस अप द हायरार्की द मोर इंडिविजुअलिटी, ह्यूमननेस एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ अ पर्सन एग्जिबिट। जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इंडिविजुअलिटी आती जाती है, व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता जाता है, उसके अंदर मानवता आती जाती है। द नीड्स लिस्टेड फ्रॉम बेसिक यानी लोएस्ट अर्लीस्ट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट लेटेस्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो हमारी जो नीड्स हैं फ्रेंड्स वो बेसिक से शुरू हो रही हैं। सबसे पहले बेसिक नीड है, जिसे हम लोवेस्ट या अर्लीस्ट नीड भी कह सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल, रोटी, कपड़ा और मकान हो गई। सेफ्टी यानी सुरक्षा हो गई। सोशल यानी लव एंड बिलोंगिंग वाली बात हो गई। सेल्फ स्टीम, थोड़ा सा धाक जमानी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको रियलाइज हो गया कि आप दुनिया में क्यों आए हुए हैं। ठीक है, पहली जो दो नीड है फ्रेंड्स, पहली जो दो नीड है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, उन्हें लोअर ऑर्डर की नीड कहा जाता है। इन दोनों को हम लोअर ऑर्डर की नीड कहते हैं, इन तीनों को हम हायर ऑर्डर की नीड कहते हैं। और जो लोअर ऑर्डर की नीड है ये एक्सटर्नल जो है एक्सट्रिंसिक होती है, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट की वजह से पूरी होती हैं। और ये तीनों नीड आप इनर जो है, इनर सेल्फ आपके अंदर से आवाज़ आती है, तब आप इसको पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जो पहली दो नीड हैं फिजियोलॉजिकल यानी रोटी, कपड़ा और मकान, और सेफ्टी की नीड हैं, वो लोअर ऑर्डर की नीड होती हैं, और इनको जो है एक्सटर्नल मीन से ही हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। बाकी की जो तीन नीड हैं, सोशल, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हायर ऑर्डर की नीड होती हैं। और ये नीड जो है इंटरनली यानी आपके अंदर मन से आवाज़ आएगी, तभी आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। हायरार्की में एसेंस क्या है? प्रीपोटेंसी की बात करती है। हायरार्की प्रीपोटेंसी की बात करती है। इसका मतलब यह है कि आप हायर लेवल की नीड को पूरा करने के लिए तभी मोटिवेटेड फील करते हैं जब आपकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो गई हो। ये होता है प्रीपोटेंसी का मतलब। और ये इस मॉडल की कमी भी है। चूँकि इतना मॉडल पॉपुलर रहा है, इसलिए इस मॉडल को यूज करके बहुत सारी जो है थ्योरी भी बनाई गई हैं। मॉडल जो है यूजफुल है उन इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में जो लोअर लेवल पर ही यानी मिडिल क्लास में अटके रह जाते हैं। मिडिल क्लास में क्यों अटके रह जाते हैं? क्योंकि या तो शुरुआत में इनसिक्योरिटी है, या बाद में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो गरीब गरीब ही रहता है। क्यों रहता है? अब सोचो, गरीब है, अगर उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, अगर उसमें 2 लाख रुपए लग गए तो उसकी पूरे साल भर की कमाई चली गई, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। सो कैन नॉट अफोर्ड टू बी कंसर्न विद द हायर लेवल। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो हायर लेवल के साथ में जुड़ भी
सके, हायर लेवल की ज़रूरतों के बारे में सोच भी सके। आल्सो ऑफ कोर्स ड्रा अटेंशन हाउ वेरी बेसिक प्रॉब्लम जैसे टू हॉट एंड टू कोल्ड इनहिबिट मोटिवेशन टू लर्न एट हायर लेवल, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी जो है आपको, बेसिक सी चीज़ें भी आपको हायरार्की में ऊपर बढ़ने के लिए मोटिवेट कर देती हैं। ये भी जो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड आपको बताती है। ठीक है, तो मैंने आपको मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड पूछेगा ही। तो अब्राहम मैस्लो की ये थ्योरी है, ये हायरार्की ऑफ नीड के नाम से जाना जाता है। इसमें ये स्ट्रक्चर है, ज़्यादा लोग यहीं रोटी कपड़ा और मकान में, सामाजिक प्रतिष्ठा में और इस सब में फंसे रहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन महात्मा बुद्ध जी को हुआ था, महात्मा बुद्ध जी को हुआ था। ठीक है ना, उनको रियलाइजेशन हुआ था कि हाँ संसार क्या है, दुख है, दुखों का अंत है, वो सारी बातें हैं। ठीक है ना, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्रम पूछा जाता है। सबसे बेसिक नीड कौन सी है? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा जिसे फिजियोलॉजिकल नीड भी कहा जाता है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन बीइंग की वांट और डिजायर्स होती हैं जो कि उनके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। अगर हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं ना, सोचो, अच्छा ऐसे सोचो, अगर हमारे भगवान ने हमको जो है भूख का कॉन्सेप्ट ना दिया होता, हमें खाने की अगर आवश्यकता ना होती तो हम कुछ ना कर रहे होते, क्योंकि जब ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अगर हमें पेट ना भरना हो, इस पापी पेट के लिए, कहते हैं ना पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो यकीन मानो कि हम कुछ ना कर रहे होते। तो वही बोल रहा है कि आदमी की ज़रूरतें और आवश्यकताएं होती हैं जो उसके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। केवल अनसेटिस्फाइड नीड ही आपके बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, जो सेटिस्फाई हो चुकी वो नहीं। जब तक आप बैंक में नहीं थे तब तक आपकी अनसेटिस्फाइड नीड थी, तब तक आप जो है मोटिवेटेड थे। जब से वो नीड सेटिस्फाई हो गई तब से आप मोटिवेटेड उस नीड के प्रति नहीं है। ठीक है, इन नीड्स को हम अरेंज कर सकते हैं बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ, और व्यक्ति जो है हायर लेवल पर तभी जाता है जब उसकी लोअर लेवल की नीड जो है मिनिमम सेटिस्फाई हो चुकी होती है। जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं, व्यक्ति अपना इंडिविजुअलिटी और ह्यूमननेस दिखाना शुरू कर सकता है, शुरू कर देता है। बेसिक नीड जो है आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड आती है, फिर सोशल नीड, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड जो है लोअर लेवल की नीड कहलाती हैं, और इसको जो है लो ऑर्डर की नीड या लो लेवल की नीड कहलाती है। इसे एक्सटर्नल मीन द्वारा पूरा किया जाता है। सोशल, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी हायर लेवल की नीड होती हैं, और इनको इंटरनली जो है पूरा किया सकता है, यानी आपके इंट्रिंसिक अंदर मन से आवाज़ आती है तभी आप इसको पूरा करते हैं। जो हायरार्की है उसमें प्री पोटेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। प्री पोटेंसी का मतलब आप हायर लेवल की नीड के लिए तभी मोटिवेट होते हैं जब आपकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाती है। ये मतलब जो है उन इंडिविजुअल को भी पहचानने में मदद करती है थ्योरी जो मिडिल क्लास में फंसे रह जाते हैं या जो है लोअर लेवल में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी और सिक्योरिटी और समाज, बस इतने में ही हम निपट के रह जाते हैं। वही नहीं पूरी होती तो हम आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं। उसके अलावा ये अटेंशन इस पर भी ग्रैब करते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम जैसे बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, ये भी आपको हायरार्की में ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर आती है फ्रेंड्स जो है आपकी अगली थ्योरी जो कि है एल्डरफर की ERG थ्योरी। ठीक है, ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ थ्योरी पर ही बेस्ड है। क्लिंटन एल्डरफर जो थे उन्होंने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड को एक्सपेंड किया और उसी से ERG थ्योरी बनाई। ERG का मतलब E फॉर एग्जिस्टेंस, R का मतलब रिलेटेडनेस और G फॉर ग्रोथ। इन्होंने जो रोटी कपड़ा मकान और सेफ्टी की नीड थी, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी की नीड थी, उसको एग्जिस्टेंस की कैटेगरी में रखा। द लोअर नीड्स आर प्लेस्ड इन द एग्जिस्टेंस। व्यक्ति एग्जिस्ट करना चाहता है, हम जिंदा हैं, हम मौजूद हैं, इसकी प्रयास करते हैं। उसके बाद में लव एंड सेल्फ स्टीम जो नीड होती है वो आपका रिलेटेडनेस में आती है। किस में आती है? रिलेटेडनेस में। और उसके बाद में ग्रोथ कैटेगरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम नीड आती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम नीड आपकी ग्रोथ कैटेगरी में आती हैं। क्लियर हो जाती बात? तो एग्जिस्टेंस में हमारी जो है फिजियोलॉजिकल नीड है प्लस सेफ्टी नीड है। रिलेटेडनेस में आपकी जो है सोशल नीड है और प्लस सेल्फ स्टीम वाली नीड है। और ग्रोथ में भी सेल्फ स्टीम और प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये नीड्स आती हैं। द ग्रोथ कैटेगरी कंट्रेन जो है, मतलब ग्रोथ कैटेगरी में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम आता है। अब यहाँ पर मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की जो कमियाँ थी उसको जो है दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि मोर देन वन नीड में बी ऑपरेटिव एट द सेम टाइम। ये संभव है कि आप सिर्फ एक ही जरूरतों को, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड कहती है सिर्फ एक समय पे हम रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पड़ेंगे, जब वो पूरी हो जाएगी तो सेफ्टी के चक्कर में पड़ेंगे, जब सेफ्टी पूरी हो जाएगी तब हम सोशल की तरफ बढ़ेंगे। ये बोलते हैं ऐसा नहीं, आप रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में भी पड़े हो, साथ ही साथ में आप जो है उसी समय पर ही सेफ्टी की तरफ भी पड़े हुए। तो वही बोल रहे हैं कि एक समय में एक से ज़्यादा नीड आपकी ऑपरेटिव हो सकती हैं। उसके बाद में अगर हायर लेवल की जो है नीड आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं तो आप लोअर लेवल की नीड को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ये भी है, वहाँ ऐसा लौटने का कोई विकल्प नहीं था। हायरार्की में सिर्फ मैस्लो ऊपर बढ़ने के लिए बात करते हैं, नीचे लौटने का नहीं है कि हमारा सोचो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो हम नीचे आकर के रोटी कपड़ा मकान में और बेहतर करें, ऐसा हम नहीं करते हैं। लेकिन ERG थ्योरी ये कहती है कि नहीं, हम नीचे भी लौट सकते हैं। ERG थ्योरी जो है मतलब
रिजिड नहीं है। कुल मिलाकर के डज नॉट एज्यूम रिजिड हायरार्की, ये रिजिड हायरार्की में नहीं जाते कि नहीं पहले ये नीड फिर उसके बाद दूसरी नीड होगी। वेयर अ लोअर लेवल नीड मस्ट बी सब्सटेंशियली ग्रेटिफाइड बिफोर वी कैन मूव टू हायर ऑर्डर नीड्स। तो मतलब मैस्लो की हायरार्की नीड ये कहती है कि भाई पहले लोअर लेवल की नीड पूरी तरह से पूरी करो तब आगे बढ़ो, या कम से कम पूरी करो तब आगे बढ़ो। लेकिन ERG मॉडल इस पर बात नहीं करता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अ पर्सन कैन बी वर्किंग ऑन ग्रोथ इवन एग्जिस्टेंस एंड रिलेटेड नीड आर अनसेटिस्फाइड। हो सकता है कोई व्यक्ति ग्रोथ की स्टेज पर काम कर रहा हो, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर कर रहा हो काम, जबकि उसकी एग्जिस्टेंस की नीड, रोटी कपड़ा और मकान और सेफ्टी की नीड और रिलेटेडनेस, बिलोंगिंग, लव और सोशल वाली नीड नहीं पूरी हुई, उसके बावजूद वो ग्रोथ पर काम कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि तीनों कैटेगरी की नीड, ERG हो सकता है कि तीनों कैटेगरी की नीड जो है आप एक समय पर पूरी कर रहे हों। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, अनलाइक मैस्लोज कंटेंशन, मैस्लो की तरह जो है नहीं। ERG कहती है, ERG note that when a higher order need level is frustrated, the individual's desire to increase a lower level need take place। तो मतलब मैस्लो की है थ्योरी कहती है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ERG थ्योरी कहती है कि नहीं, अगर मान लो तुम्हारी हायर लेवल की कोई नीड है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो तुम क्या करोगे, लोअर लेवल की नीड को और इंक्रीज करने का प्रयास करोगे। एग्जाम्पल दिया जो है, जैसे मान लो कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन नहीं बना पाते हैं, आप लोगों से आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में आप सोचोगे नहीं बनता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं बने, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, ना बने, लेकिन मुझे कम से कम जो है मुझे पैसा तो ज़्यादा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, या फिर जो है वर्किंग कंडीशन, जो ऑफिस है, जो प्रीमाइसेस, वो और अच्छी होनी चाहिए, ये आपके मन में इच्छा आती है। तो मतलब क्या हुआ, हमारी हायर लेवल की नीड नहीं पूरी हुई, सोशल नीड नहीं पूरी हुई, तो हम रोटी कपड़ा मकान है ना और सेफ्टी वाली जो नीड है वहाँ की तरफ ज़्यादा जोर देना शुरू कर देते हैं। ये हो जाती है फ्रेंड्स आपकी ERG थ्योरी। क्लियर हो जाती है बात। एल्डरफर की ERG थ्योरी जो है, ERG में 3 चीज़ें हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड आपकी एग्जिस्टेंस में आती हैं, उसके बाद में रिलेटेडनेस में फ्रेंड्स आपका लव और सेल्फ स्टीम यानी सोशल और सेल्फ स्टीम आ जाता है रिलेटेडनेस में, और ग्रोथ कैटेगरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम नीड आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये नीड जो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की तरह मतलब रिजिड नहीं है। ये बोलती है कि अगर जो है हो सकता है कि एक समय पे एक से ज़्यादा नीड को पूरी करने में हम लगे हुए हों, और अगर हायर लेवल की नीड हमारी नहीं पूरी हो पाती है तो हम लोअर लेवल की नीड को और अच्छे से पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं, ये भी संभव है। ठीक है, तो ERG थ्योरी जो है पूरी तरह से रिजिड नहीं है कि मतलब पहले बेसिक नीड पूरी होगी तभी हम वो हायर नीड को पूरा करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए उन्होंने देखा, हो सकता है कि एक व्यक्ति ग्रोथ वाली स्टेज में काम कर रहा हो, ग्रोथ नीड को पर काम कर रहा हो, जबकि उसकी एग्जिस्टेंस और रिलेटेडनेस वाली जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाई हो, या हो सकता है कि उसकी वो करंटली तीनों की तीनों ERG तीनों की तीनों जो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ तीनों की तीनों नीड पर एक समय पर काम कर रहा हो। ERG थ्योरी नोट करती है कि अगर हायर लेवल की नीड पूरी नहीं हो पाती है तो हम लोअर लेवल की नीड को और अच्छे से पूरी करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि आप मान लीजिए कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर सोशली आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, सोशली नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो कम से कम उसकी नीचे वाली जो नीड है, सेफ्टी होनी चाहिए, मेरी जॉब की सेफ्टी होनी चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान यानी कि मुझे पैसे और मिलने चाहिए, ये संभव है। ओके, फिर आती है फ्रेंड जो है आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन हमने खुद ही कसम खा रखी है, सेल्फ डिटरमाइन हूँ, मैंने ये करके दिखाना है। ठीक है ना, सेल्फ डिटरमाइन थ्योरी एडवर्ड डेकी और रिचर्ड रायन द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी वाज गिवन बाय एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रायन। ये फोकस करती है ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन ड्राइविंग ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जोर देते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेशन आती है, वो ह्यूमन के बिहेवियर को डिसाइड करती है, प्रभावित करती है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड और अदर थ्योरी जो इस पर बनाई गई हैं, उसी तरीके से ये भी जोर देते हैं कि इस पर नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ये बोलते हैं कि ह्यूमन की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसे ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, अनलाइक दीज अदर थ्योरी हाउएवर दिस डज नॉट इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ ऑटो पायलट। लेकिन ये थ्योरी जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी किसी तरीके ऑटो पायलट की बात नहीं करती कि एक बार जो है गाड़ी चला दी तो वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है, ये बोलते हैं कि एक्टिव इनकरेजमेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट जो है
जरूरी होता है। मतलब बाहरी माहौल जो है आपको बराबर इनकरेज करता रहे, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। प्राइमरी फैक्टर जो कि आपको इनकरेज करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, वो है ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। जब आप आज़ादी से खुद निर्णय लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। मैनेजर से हर बात पूछ करके काम करने, सर A4 पेपर निकाल लूँ, सर अलमारी खोल लूँ, है ना, सर साइन कर दूँ, अगर हर बात आप पूछनी पड़ेगी ना तो आप कहीं ना कहीं जो है डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो ऑटोनॉमी अगर होगी तो आप आगे बढ़ते हैं। कंपिटेंस फीडबैक, मतलब जो है जो आपके अंदर क्षमता है, जो नॉलेज है, उसका फीडबैक अगर आपको मिलता है तो वो भी आपको मोटिवेट करता है। जैसे मेरी कंपिटेंस है पढ़ाना, आपको अगर आप अच्छा कमेंट करते हो तो वो मुझे मोटिवेट करता है। साथ ही साथ में रिलेटेडनेस भी आपको मतलब मोटिवेट करती है। जब आप रिलेटेडनेस फील करते हैं, लोग आपको मतलब दोस्त बनाते हैं, वैल्यू देते हैं, तो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड जो है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरी आदत नहीं इतनी तेज़ पढ़ाने की, लेकिन थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ ताकि लेक्चर को जल्दी से कवर कर दूँ। जल्दी मतलब कि 30 मिनट के अंदर कवर करने का प्रयास के चक्कर में ये थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं बड़ा ही पॉज ले करके समय धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है। तो इस थ्योरी में डेवलप किया गया था एडवर्ड डेकी और रिचर्ड रायन द्वारा। ये इंपॉर्टेंस देती है किसको? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत जरूरी था, उसकी बात करती है। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी और अदर थ्योरी की तरह ये जोर देती है कि नेचुरल टेंडेंसी होती है ह्यूमन के अंदर में डेवलपमेंट की और ग्रोथ की। ठीक है, उसके बाद में इसमें ऑटो पायलट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ध्यान रखिए कि इसमें ऑटो पायलट, किसी तरीके का ऑटो पायलट नहीं होता है कि एक बार शुरू किया तो आगे बढ़ते चलेंगे, एक बार स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाएंगे, बल्कि इन स्टडी इट रिक्वायर एक्टिव इंकरेजमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट से बराबर इंकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं? ऑटोनॉमी, स्वायत्ता होनी चाहिए, आप अपनी मर्जी के मालिक हों। कंपिटेंस फीडबैक, जैसे जो आपकी नॉलेज है उसके बारे में आपको कोई तारीफ करे, बताए। रिलेटेडनेस, आप रिलेटेड महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रेंड जो है आगे बढ़ने में मदद करती हैं। फिर आती है अगली थ्योरी जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। एडविन लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी भी से कहते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव थ्योरी, एडविन लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी। तो गोल सेटिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडिविजुअल समटाइम हैव अ ड्राइव टू रीच अ क्लियरली डिफाइंड एंड स्टेट। तो मतलब गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने सही से गोल सेट कर दिया तो व्यक्ति जो है उसको अचीव करने में प्रयासरत रहेगा। जैसे आपने बोला कि बेटे मेहनत करो और जो है 70% जो है तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तो आपने एकदम डिसाइड कर दिया कि 70% ही मार्क्स लाने हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है प्रयास करके 70% लाना चाहता है। ठीक है, तो दिस एंड स्टेट, मतलब एंड स्टेट मतलब हम चाहते हैं हम गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो एंड स्टेट क्या है? अपने आप में एक रिवार्ड होता है। एंड स्टेट क्या है? रिवार्ड है। 70% आ जाना अपने आप में एक रिवार्ड है, या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो एक रिवार्ड है। गोल की इफिशियंसी जो है 3 फीचर से प्रभावित होती है। पहला प्रॉक्सिमिटी, दूसरा डिफिकल्टी और तीसरा एफिशिएंसी। ठीक है, देखो प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? कब हमने CIB की तैयारी शुरू की और कब CIB की तैयारी खत्म हो गई, ये आपका बताता है कि प्रॉक्सिमिटी है। मतलब हमारा गोल और अचीवमेंट है ना, काम का शुरू करना और काम का खत्म होने में बहुत ज़्यादा समय का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा डिफिकल्टी, काम थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, ना बहुत कठिन ना बहुत सरल होना चाहिए, तभी आप एंजॉय करते हैं। स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफाई करिए, क्लियर करिए कि क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 70% नंबर चाहिए, तो 70% डिसाइडेड है। ये नहीं कि भैया मैक्सिमम नंबर ले, बेस्ट से बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट नहीं पता है, राइट? तो ये स्पेसिफिसिटी। ठीक है, फीडबैक एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस थ्योरी का। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक आइडल गोल की, तो हम बात करें प्रॉक्सिमिटी की। ठीक है, आइडल गोल शुड बी प्रेजेंट इन अ सिचुएशन वेयर द टाइम बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ बिहेवियर एंड इन स्टेट इज क्लोज। मतलब एक अच्छा गोल वो होता है जिसमें आप बिहेवियर का इनिशिएशन, यानी कि आपने CIB की तैयारी शुरू की और इन स्टेट मतलब CIB का रिजल्ट आया, इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। क्लोज अगर है, नज़दीक है, तो ज़्यादा फायदे का सौदा होता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई सम चिल्ड्रन आर मोर मोटिवेटेड टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक देन मास्टरिंग अलजेब्रा। इसीलिए जो है बच्चे बाइक राइड करना जल्दी सीखना पसंद करते हैं देन की अलजेब्रा को मास्टर करना, क्योंकि अब बाइक राइड करना है तो 3-4 दिन का एफर्ट है, 5 दिन का, हफ्ते भर लगेगा। लेकिन अगर अलजेब्रा को मास्टर करना है तो ये 4-5 दिन का नहीं हो सकता, सालों लग जाए इसमें। तो इसीलिए बच्चे जो है बाइक राइड करना पसंद करते हैं। तो मतलब हमारा काम कब शुरू हुआ और काम कब खत्म हुआ उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में अ गोल शुड बी मॉडरेट, नॉट टू हार्ड नॉट टू ईजी टू कंप्लीट। ठीक है, गोल जो है आपने जो टारगेट दिया हुआ है वो मॉडरेट होना चाहिए, मध्यम क्रम का कठिन होना चाहिए, ना तो बहुत आसान होना चाहिए और ना ही बहुत कठिन होना चाहिए। क्या होता है कि अगर बहुत आसान है तो भी आदमी मन नहीं लगाएगा,
उसको लगेगा अरे यार मुंह धो के जाएंगे और पास हो जाएंगे, बहुत कठिन है तो भी वो मन नहीं लगाएगा, बोलेगा चाहे जो कर लो पास होना ही नहीं है। इसलिए मॉडरेट होना चाहिए। ओके, तो बोथ केसेस चाहे ईजी है चाहे बहुत ईजी है चाहे बहुत कठिन है, मोस्ट पीपल आर नॉट ऑप्टिमली मोटिवेटेड। लोग मोटिवेट नहीं रहते हैं क्योंकि मैनी वांट चैलेंज। बहुत सारे लोग चैलेंज चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके का इनसिक्योरिटी ऑफ सक्सेस, मतलब मेरे मन में डाउट होना चाहिए कि पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। एक डाउट होना चाहिए, मैं पता नहीं से अभी पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसी समय एट द सेम टाइम उसी समय पर ही आपके पास में ये फीलिंग भी होनी चाहिए कि मतलब प्रोबेबिलिटी है कि मैं सफल हो भी जाऊंगा। ओके, यानी कि एक डर है कि पता नहीं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, लेकिन साथ ही साथ में अगर मन में ये भी इच्छा आती है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा, ये भी बात वहाँ पर सर्टेन होनी चाहिए। अगर आपको ये लगा कि मैं फेल ही हो जाऊंगा तो आप मेहनत क्यों करेंगे, है ना, ये चीज़ रहती है। तो बीच की स्थिति होनी चाहिए। स्पेसिफिसिटी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल इन द क्लास, मतलब डिस्क्रिप्शन जो गोल है, जो लक्ष्य दिया गया है उसका डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, यही स्पेसिफिसिटी बताता है। जैसे गोल शुड बी ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड एंड इंटेलिजिबली फॉर इंडिविजुअल, इंटेलिजिबल फॉर इंडिविजुअल। गोल जो है ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड होना चाहिए, मतलब आप उसमें उद्देश्य दे दें। जैसे आपको सीआईबी पास करना है, सीआईबी पास करने में 5 पेपर पास करने, तो आपको पता है कि 5 पेपर मिनिमम 50 नंबर लाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया और आप समझ भी पा रहे हैं, इंटेलिजिबल है, तो ऐसा गोल अच्छा होता है। क्लासिक एग्जांपल ऑफ पोअरली स्पेसिफाइड गोल। अब कोई गोल पोअरली स्पेसिफाइड है, हम बात स्पेसिफिसिटी कर रहे हैं, तो पोअरली स्पेसिफाइड गोल वो होता है जहां पर आपसे कहा जाए कि हाईएस्ट मार्क्स आपको लाने हैं, हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स लाना है। तो हियर मार्क्स आर नॉट स्पेसिफाइड, क्लियर ही नहीं कितने नंबर लाने हैं। तो ऐसे में बच्चे को ये क्लियर ही नहीं होगा कितना मार्क्स उसे अर्न करना है, और अगर ये क्लियरिटी नहीं होगी तो वो अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। अनटिल अनलेस गोल इज स्पेसिफाइड प्रॉपर्ली इट कैन नॉट बी अचीव। जब तक कि गोल क्लियर तरीके से आपने नहीं डिसाइड किया हुआ है आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक व्यक्ति हैं डगलस वर्मर, ठीक है। तो डगलस वर्मर बोलते हैं, उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च करी हुई है कि बहुत से लोग क्यों जो है अपने गोल को अचीव करने में फेल कर जाते हैं। इन्होंने बहुत रिसर्च की डगलस वर्मर ने कि आखिर लोग अपना गोल क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं। तो द फेलियर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू मोटिवेटिंग फैक्टर। तो उन्होंने ये पाया कि फेलियर आपका मोटिवेटिंग फैक्टर पर जो है निर्भर करता है, यानी अगर मोटिवेटिंग फैक्टर क्लियर नहीं है तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो इन्होंने बर्मर ने बोला स्टेट दैट अनलेस एन इंडिविजुअल कैन क्लियरली आइडेंटिफाई मोटिवेटिंग फैक्टर, जब तक आप ये क्लियरली ना आइडेंटिफाई कर लो कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, या देयर सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल रीजन, या फिर किस वजह से सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल रीजन की आप ऐसा क्यों चाहते हो, वाई दे विश टू अटेन द गोल, आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो। जब तक आपको ये, या तो फिर आपको ये मोटिवेटिंग फैक्टर ना पता चल जाए कि मैं क्यों मोटिवेटेड होता हूँ, सीआईबी आपको क्यों पास करना है, जब तक आपको ये ना पता चल जाए, है ना, तब तक जो है, या फिर जब तक आप ये ना जान जाओ कि सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल कारण कि आखिर क्यों चाहते हो सीआईबी पास करना, तब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दे विल नेवर हैव पावर टू अटेन इट, तो आपको पावर नहीं मिलेगी कि आप इसको अचीव कर सको, अटेन कर सको। यही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको सीआईबी पास करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ मोटिवेट करती है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप 8 बजे जो है ऑफिस से थक करके आ रहे हो, उसके बावजूद भी आप वीडियो देखने बैठ जाते हो, ऐसा क्या है, क्या चीज़ है वो मोटिवेट कर रही है, ठीक है। जब वो आप क्लियर कर जाओगे तो आपको उसको, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए पावर भी मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर किसके बारे में, कॉग्निटिव थ्योरी, एडविन लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी। तो गोल सेटिंग कहती है कि सम टाइम जो है अगर हमें क्लियरली एंड स्टेट यानी एंड रिजल्ट पहले से पता हो तो हम मोटिवेट फील करते हैं उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए। एंड स्टेट को जनरली रिवार्ड भी कहा जाता है। गोल की इफिशिएंसी 3 बातों पर निर्भर करती है, प्रॉक्सिमिटी, डिफिकल्टी एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब जब आपने तैयारी शुरू की सीआईबी की और जब सीआईबी पास कर गए, उसमें जो समय है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गोल आपका मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल, और गोल आपका क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए कि है क्या इसमें, ठीक है। फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी की। 3 चीज़ें ना, तो पहले प्रॉक्सिमिटी की बात करेंगे। तो आइडियल गोल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर क्या हो कि इनिशिएशन ऑफ बिहेवियर, जब आपने तैयारी शुरू की, और एंड स्टेट यानी कि सीआईबी पास होना, इसमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम का गैप नहीं होना चाहिए, समय क्लोज रहना चाहिए। इसी वजह से कई सारे बच्चे जो है मोटिवेटेड फील करते हैं बाइक राइड करना, लेकिन अलजबरा को मास्टर करना उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि अलजबरा को मास्टर करने में बहुत समय लगेगा, साल भर का समय लगेगा, जबकि बाइक को राइड करने में हफ्ते भर का समय लगेगा। तो रिजल्ट अगर नज़दीक मिलता है तो हम मोटिवेटेड ज़्यादा फील करते हैं। गोल भी ना तो बहुत आसान होना चाहिए, ना ही बहुत कठिन होना चाहिए, बल्कि मॉडरेट होना चाहिए। अगर बहुत आसान है और बहुत कठिन है तो आप जो है
ऑप्टिमली मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं। अगर बहुत आसान है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, और अगर बहुत कठिन है तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि तैयारी करके क्या फ़ायदा जब पास ही नहीं होंगे। ओके, समहाउ वी वांट चैलेंज। हमारे मन में एक इनसिक्योरिटी होनी चाहिए सक्सेस की कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर सब्सटेंशियली प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो पास जरूर हो जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिसिटी बताती है कि गोल का डिस्क्रिप्शन क्या है, गोल क्या है। गोल ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसमें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेते हैं ना, अच्छी क्वालिटी कपड़ा क्या होता है, कोई ऑब्जेक्टिव आपने नहीं डिसाइड किया है। ओके, तो उसी तरीके से एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि अगर कोई ये कहता है कि आपका गोल है मैक्सिमम मार्क्स लाना, तो व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ मार्क्स स्पेसिफाई नहीं है, तो चिल्ड्रन को ये पता ही नहीं कि उनको कितने मार्क्स लाने हैं, इसलिए वो उतना फोकस नहीं करेंगे। जब तक कि गोल आपका स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तब तक जो है आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। फिर आती है बारी डगलस वर्मर की। डगलस वर्मर ने क्या कहा कि भैया इन्होंने रिसर्च करी कि मतलब क्यों लोग जो है अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, फेल क्यों कर जाते हैं। तो उन्होंने पाया कि फेलियर जो है डायरेक्टली कहीं ना कहीं उनकी मोटिवेटिंग फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आप क्यों मोटिवेटेड फील करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो आप जो है सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो मोटिवेटिंग फैक्टर आपका क्लियर होना चाहिए, या कारण पता होना चाहिए कि आप क्यों इस टारगेट को, इस गोल को, इस एम को अचीव करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो आप कभी भी उसको अटेंड करने की पावर अपने अंदर नहीं ला सकते, आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ये 4 थ्योरी हमारी खत्म होती है। आगे और भी थ्योरी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। होप है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।